तो मूवी की शुरुआत अमेरिका के ब्रुकलिन शहर से होती है, जहां हम कुछ बच्चों को उनकी स्कूल के बस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर जाते हुए देखते हैं। तभी उसी बस के पीछे पीछे एक लड़का दौड़ते हुए आता है, जो कि बार बार उस बस के ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। और ये लड़का और कोई नहीं, पीटर पार्कर है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। बस के रुकते ही पीटर अंदर घुसता है, लेकिन उस बस में बैठे सभी लोग पीटर को अपने साथ नहीं बैठाते हैं और वो पीटर को बुली करने लगते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम पीटर के बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न को देखते हैं, जो कि बहुत पैसे वाला होता है और वो अपने पिता के साथ उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आया होता है, जहां पर वो पीटर को अपने पिता से मिलवाता है। और उनकी बातों के दौरान पता चलता है कि पीटर साइंस के फील्ड में बहुत ही तेज है, जिससे नॉर्मन ऑसबॉर्न बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि पीटर के मॉम डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे और वो बचपन से अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। अब कुछ और बातचीत करने के बाद पीटर और हैरी बाकी बच्चों के साथ उस यूनिवर्सिटी के जेनेटिक लेबोरेटरी में जाते हैं। पीटर लेबोरेटरी में रखे हुए हाइब्रिड मकड़ियों की फोटो खींचने लगता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक प्रोफेसर उन सभी बच्चों को हाइब्रिड मकड़ियों के बारे में बताती है। वो बताती है कि यहाँ पर रखे हुए 15 हाइब्रिड मकड़ियाँ आने वाले मनुष्य के काल में और भी आसान कर सकते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक स्टूडेंट मैरी जेन वॉटसन उस प्रोफेसर से पूछती है कि यहाँ पर तो सिर्फ अभी 14 ही मकड़ी मौजूद हैं, जिसे सुनकर वो प्रोफेसर भी बहुत हैरान हो जाती है और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। और तभी हमें एक स्पाइडर को पीटर के हाथ पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि उसे काट लेता है और पीटर के हाथ पर एक गहरा घाव आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ऑस्कॉर कॉर्पोरेशन की लैब को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स नॉर्मन ऑसबॉर्न से बनाई हुई हाइब्रिड सीरम के बारे में पूछते हैं। ये हाइब्रिड सीरम इंसान की शक्ति को 8 गुना ज्यादा बढ़ा देती है और इसकी मदद से सरकार अपनी मिलिट्री को दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी बनाना चाहती है। पर नॉर्मन ऑसबॉर्न उनको ये कहते हैं कि अभी तक वो सीरम पूरी तरह से बना नहीं है। इसको सुनकर वो मिलिट्री ऑफिशियल्स नॉर्मन को धमकी देते हैं कि अगर उसने वो सीरम 2 हफ्ते के अंदर तैयार नहीं किया तो उसकी कंपनी को सरकार की तरफ से मिल रही सारी फंड को तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा। जिसे सुनकर नॉर्मन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। इसीलिए और कोई चारा ना देखते हुए वो उस सीरम को खुद पर टेस्ट करने का फैसला करता है। लेकिन उसका लैब असिस्टेंट नॉर्मन को समझाता है कि सीरम अभी भी अपने इनिशियल स्टेज पर ही है। अगर इसे हम किसी भी इंसान पर टेस्ट करेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ऑसबॉर्न अपनी कंपनी को बचाने के लिए उस सीरम को खुद पर टेस्ट कर लेता है, जिसके कारण वो अपना काबू खो देता है और वो अपने लैब असिस्टेंट की वहीं पर जान ले लेता है। अब हम पीटर को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने रूम में आकर सो जाता है। उस स्पाइडर के काटने के कारण पीटर के डीएनए में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। अगले दिन जब पीटर स्कूल जाने के लिए अपने बेड से उठता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। जब वो अपना चश्मा पहनता है तो उसे सब धुंधला दिखाई देता है। फिर पीटर समझ जाता है कि इन सब के पीछे वो म्यूटेंट स्पाइडर है। अब नेक्स्ट सीन में हम पीटर को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपना लंच कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से मैरी जेन गुजर रही होती है, जो कि फ्लोर पर गिरे हुए पानी पर फिसल जाती है। लेकिन तभी पीटर अपने सेंसेस की मदद से उसे गिरने से बचा लेता है और वो उसके लंच को एकदम आसानी से अपने हाथ पर पकड़ लेता है, जिसे देखकर मैरी जेन उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और वो पीटर को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। पीटर अपना लंच कर रहा होता है कि तभी उसके हाथ से मकड़ी के जाले निकलने लगते हैं, जो कि किसी और की प्लेट में जाकर चिपक जाते हैं और गलती से पीटर उस प्लेट को फ्लैश नाम के एक लड़के के ऊपर गिरा देता है। इसी कारण से उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन पीटर फ्लैश को बहुत आसानी से हरा देता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी हैरी पीटर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर तुरंत ही वहाँ से निकलकर कहीं भाग जाता है और अपनी नई पावर को टेस्ट करता है। पीटर अब समझ गया था कि उसके पास मकड़ियों की सारी खूबियां आ चुकी है। अब रात होने पर पीटर अपने घर वापस आ जाता है और उसकी नजर सामने पड़े हुए मैगजीन पर पड़ती है, जिसमें एक रेसलिंग मैच का एडवर्टीजमेंट छपा था और उसका रिवॉर्ड $3000 था। इसीलिए पीटर उस रेसलिंग मैच में हिस्सा लेने का फैसला करता है। अगले दिन अंकल बेन अपनी कार से पीटर को एक लाइब्रेरी के पास छोड़ते हैं, लेकिन कार के अंदर ही अंकल बेन पीटर से बात करने की कोशिश करते हैं। वो पीटर से पूछते हैं कि आखिरकार तुम इतने बदले बदले से क्यों रहने लगे हो। पर पीटर अंकल बेन की बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो उनसे कहता है कि आप मेरे डैड नहीं हैं, जो कि आप मुझसे ये सब पूछें। लेकिन अंकल बेन पीटर को कहते हैं, देखो पीटर, बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखो
लेकिन पीटर उनकी बातों को फिर से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और वो लाइब्रेरी में ना जाकर उसी रेसलिंग मैच में हिस्सा लेने लगता है। अब रेसलिंग टूर्नामेंट में पीटर आसानी से अपने ओपोनेंट्स को हरा देता है और मैच को जीत जाता है। मैच के खत्म होने के बाद पीटर जब उस रेसलिंग मैच के मैनेजर से मिलता है तब वो पीटर को कम पैसे देकर उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन तभी उसी मैनेजर के कमरे में एक चोर घुस आता है जो कि उसके मैच के कमाए हुए सारे पैसों को चुरा लेता है। लेकिन पीटर ये सब देखकर उस चोर को नहीं रोकता क्योंकि उस मैनेजर ने पीटर के साथ फ्रॉड किया था। अब वहाँ से निकलकर पीटर को रोड पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई दिखाई देती है जहाँ पर किसी बूढ़े इंसान को एक गुंडे ने गोली मार दी थी। पीटर भी उस बूढ़े इंसान को देखने चला जाता है और वहाँ पहुँचने पर पीटर को पता चलता है कि ये इंसान उसी के अंकल बेन है जो कि जमीन पर पड़े हुए थे, जिनके शरीर से बहुत खून निकल रहा था। पीटर उनसे और कुछ कह पाता कि तभी अंकल बेन की मौत हो जाती है। पीटर अब अपने अंकल बेन की मौत से बहुत ही दुखी हो जाता है और वो उस गुंडे को पकड़ने के लिए अपना रेसलिंग सूट पहन लेता है। ढूंढते ढूंढते पीटर को वो गुंडा मिल जाता है जो कि और कोई नहीं वही चोर था जिसने उस रेसलिंग मैच के मैनेजर के पैसे चुराए थे। तभी पीटर को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि अगर उसने उस चोर को पहले ही पकड़ लिया होता तो शायद आज उसके अंकल बेन जिंदा होते। तभी वो चोर उस पीटर से बचने के लिए अपने कदम को पीछे लेता है, लेकिन गलती से वो उस बिल्डिंग की खिड़की से गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंचकर पीटर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर अपने वेब शूटर की मदद से तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वही मिलिट्री ऑफिशियल्स को देखते हैं जो कि किसी बड़ी कंपनी के एडवांस हथियारों को टेस्ट होते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी उनके पीछे से ग्रीन गॉब्लिन वहां पहुंच जाता है और वो अपने ग्रेनेड की मदद से उन सभी हथियारों और वहां पर मौजूद सभी मिलिट्री ऑफिशियल्स को मार देता है। अब अगले दिन हमें पीटर के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट का उनके स्कूल में आखिरी दिन होता है। इसके बाद पीटर अपने घर आकर अंकल बेन को बहुत मिस करता है क्योंकि वो चाहता था कि उसके अंकल बेन उसे उस स्कूल से ग्रेजुएट होते हुए देखें। इसीलिए पीटर को संभालने के लिए वहीं पर उसकी आंट में पहुंच जाती है जो कि उसको समझाती है कि पीटर, तुम्हारे अंकल बेन को तुमसे बहुत उम्मीद थी। वो मानते थे कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करोगे, इसीलिए तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। जिसे सुनकर पीटर डिसाइड करता है कि अब वो ब्रुकलिन से शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क में रहेगा और वो अपनी सुपर पावर की मदद से कमजोरों की मदद करेगा। इसीलिए पीटर खुद के लिए एक सूट भी डिजाइन किया होता है जिसे पहनकर पीटर सबकी मदद करता है। सारे रेडियो, न्यूज़पेपर और चैनलों में उसी के बारे में छपा होता है कि आखिर इस मास्क के पीछे है कौन। लेकिन पीटर अपने हीरो वाले काम के साथ साथ एक नौकरी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो कई जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करने की कोशिश करता है पर वो हर जगह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तभी एक दिन जब पीटर हैरी से मिलने के लिए उसके रूम पर जाता है तो टेबल पर पड़े हुए न्यूज़पेपर में उसे एक एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है कि जो भी स्पाइडरमैन की रियल फोटो खींचकर लाने वाले को एक अच्छा अमाउंट दिया जाएगा। पीटर इस एडवर्टीजमेंट को देखकर समझ जाता है कि अब उसकी तलाश खत्म हो चुकी है। इसीलिए अगले दिन वो अपने स्पाइडरमैन वाली फोटो खींचकर न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर मिस्टर जेमसन से मिलता है, जहां पर वो अपने स्पाइडरमैन वाली फोटो को दिखाकर उनसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की नौकरी के लिए पूछता है। लेकिन मिस्टर जेमसन पीटर को कहते हैं कि अभी हमारे पास ऐसी कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी फोटो खींच के हमें बेच सकते हो जिसके तुम्हें बहुत अच्छे दाम भी मिलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में ऑस्कॉप कॉर्पोरेशन की बोर्ड काउंसलिंग मीटिंग को देखते हैं जहां पर सारे बोर्ड मेंबर्स फैसला करते हैं कि अब नॉर्मन ऑसबॉर्न को उनकी कंपनी से निकाल दिया जाए क्योंकि उनके कारण ऑसबॉर्न कॉर्पोरेशन को कई दिनों से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिसे सुनकर नॉर्मन ऑसबॉर्न बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी को मेरी जरूरत है, मेरे बिना इस कंपनी को कोई भी संभाल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी नॉर्मन को उनकी कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कि अपने कैमरे से न्यूयॉर्क की कल्चरल फेस्टिवल की पिक्स को खींच रहा होता है। तभी उसे अपने स्पाइडर सेंस की मदद से पता चलता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और तभी उस फेस्टिवल में ग्रीन गॉब्लिन पहुँच जाता है जो कि अपने ग्रेनेड की मदद से हर जगह तबाही कर रहा होता है। इस फेस्टिवल में ऑस्कॉप के बोर्ड मेंबर भी मौजूद होते हैं जो कि उस तबाही के कारण मारे जाते हैं। इसीलिए पीटर तुरंत अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनकर बाकी बचे लोगों को बचाने की कोशिश करता है, जिनमें मेरी जेन भी शामिल होती है। वो मेरी जेन को एक सेफ जगह पर पहुंचाकर वापस ग्रीन गॉब्लिन को रोकने पहुंच जाता है, जिसमें उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी लड़ाई होती है। लेकिन पीटर ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर के कुछ पार्ट्स को खराब कर देता है, जिसे देखकर ग्रीन गॉब्लिन वहां से तुरंत भाग जाता है। लेकिन वो स्पाइडरमैन को कहता है कि हम वापस जरूर मिलेंगे। घर पहुंचकर नॉर्मन खुद से ही बात करने लगता है। बेसिकली अब उसके अंदर दो पर्सनालिटीज बन चुकी हैं, एक जो खुद नॉर्मन है और एक जो ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन से कहता है, नॉर्मन अगर हम दोनों मिलकर साथ काम करें तो हम इस पूरे शहर पर राज कर सकते हैं, हमारे सामने कोई भी टिक नहीं सकता।
लेकिन फिर भी इस शहर में एक इंसान है जो हमें इस काम को करने से रोक सकता है और उसका नाम है स्पाइडरमैन। अगर स्पाइडरमैन हमारे साथ मिल जाए तो हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, इसीलिए सबसे पहले स्पाइडरमैन को ढूंढते हैं। ग्रीन गॉब्लिन की बात को सुनकर नॉर्मन तुरंत ही अपने ग्लाइडर की मदद से जे जोना जेनसन के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो उसे धमकी देकर पूछता है कि आखिरकार इस फोटो को खींचने वाले इंसान का नाम क्या है। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन के पीछे से स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है, जो कि उससे पूछता है कि हाँ बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन पूरी तैयारी से आया था, इसीलिए वो स्पाइडरमैन पर बेहोश करने वाली गैस को छोड़ देता है और उसे पकड़कर एक बिल्डिंग के टॉप पर ले आता है और वो स्पाइडरमैन को एक डील ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे टीम में शामिल हो जाओ तो हम इस पूरे शहर पर राज कर सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा और जो भी हमारे सामने आएगा हम उसे चींटी की तरह मसल सकते हैं। जिसे सुनकर स्पाइडरमैन उससे इस डील के लिए मना कर देता है और ग्रीन गॉब्लिन उससे कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मैं यहाँ पर एक कीड़े की तरह मसल सकता हूँ, पर मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ, तुम अपना फैसला सोच समझ कर चुनना। और ये कहकर ग्रीन गॉब्लिन वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम स्पाइडरमैन के कुछ पोस्टर को देखते हैं जिसमें उसके अरेस्ट वारंट के बारे में छपा हुआ होता है। तभी दूसरे सीन में हम एक बिल्डिंग में आग लगी हुई होती है जिसमें कई लोग फंसे हुए होते हैं, पर तभी वहाँ स्पाइडरमैन पहुँच जाता है और वो सभी को एक एक करके बचाने की कोशिश करता है। और जब सभी को लगता है कि बिल्डिंग अब पूरी तरह से खाली हो चुकी है कि तभी अंदर से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर स्पाइडरमैन तुरंत ही उस बिल्डिंग के अंदर वापस चला जाता है। लेकिन अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि आवाज निकालने वाला और कोई नहीं, खुद ग्रीन गॉब्लिन है, जो कि उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम डील को एग्री करने के मूड में हो। इसीलिए ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर एक हथियार को फेंक देता है, जो कि एक्टिवेट होते ही स्पाइडरमैन के हाथ पर एक गहरा कट मार देता है और बाद में उन दोनों के बीच में एक शानदार लड़ाई होती है। लेकिन बिल्डिंग में ज्यादा आग लगने के कारण वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसी दिन हैरी, पीटर, एमजे, आंट मे और नॉर्मन ऑसबॉर्न को लंच पर बुलाया होता है, पर वहाँ पीटर मौजूद नहीं होता। पर तभी उन्हें ऊपर के कमरे से आवाज आ रही होती है। यह आवाज करने वाला और कोई नहीं पीटर ही था, जो कि सबको आता देख उस कमरे के छत पर चढ़ जाता है और सबके चेक करने पर भी उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसीलिए वो वापस दूसरे कमरे की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी स्पाइडरमैन के हाथों से एक खून का बूंद जाकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज नॉर्मन ऑसबॉर्न आसानी से सुन लेता है और वो तुरंत ही ऊपर छत की ओर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। नॉर्मन को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ज्यादा ध्यान न देकर वो वापस वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं कि तभी पीटर फ्रंट डोर से एंट्री लेता है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन नॉर्मन देखता है कि उसके हाथ पर एक गहरा घाव बना हुआ है और यह घाव वैसा ही था जैसे उसने स्पाइडरमैन को अपने हथियार से दिया था और वो समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। घर जाकर नॉर्मन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो पीटर को कैसे मारे, क्योंकि आखिर में पीटर उसके बेटे का बेस्ट फ्रेंड है और वो काफी हद तक उसे अपने बेटे की तरह भी मानता है। लेकिन उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन को समझाता है कि अगर हम उसे मार नहीं सकते तो उसे अंदर से तोड़ तो सकते ही हैं। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पीटर के सबसे करीबी लोगों पर हमला करेंगे, जिससे पीटर अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट जाए और वो वापस उनके रास्ते का कांटा ना बने। इसीलिए नॉर्मन सबसे पहले पीटर की आंट पर हमला करता है, जिससे आंट मे को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है और उनकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए उन्हें तुरंत ही अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। पीटर उनसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, लेकिन आंट मे की हालत को देखकर पीटर समझ जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो उसके सबसे करीबी लोगों पर हमला कर रहा है। वहीं उसी रात ग्रीन गॉब्लिन एमजे को अगवा करके एक बच्चों से भरी क्रेन को हवा में लटका देता है और जब स्पाइडरमैन को इस बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पर पहुंचकर ग्रीन गॉब्लिन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को एक चॉइस देता है कि वो चाहे तो इन बच्चों को बचा सकता है या फिर मैरी जेन को, और इतना कहकर वो एमजे और उन बच्चों को उसी ब्रिज के नीचे से गिरा देता है। स्पाइडरमैन इस सिचुएशन को देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी चालाकी से उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है और उन सबको एक सेफ जगह पर पहुंचाकर वो वापस ग्रीन गॉब्लिन से लड़ने चला जाता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक वीरान बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जहां पर ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर भारी पड़ रहा था और वो स्पाइडरमैन को कहता है कि तुम्हें यहाँ मारने के बाद मैं तुम्हारी एमजे को ऐसी बुरी मौत दूंगा जिससे तुम्हारी अंदर की रूह कांप जाएगी। इससे सुनकर स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत से ग्रीन गॉब्लिन से लड़ने लगता है। वो ग्रीन गॉब्लिन को बहुत पंच मारता है और साथ ही साथ वो वहाँ पर खड़े एक वॉल को खींचकर उसे उसके ऊपर गिरा देता है, जिससे ग्रीन गॉब्लिन उससे लड़ नहीं पा
आ रहा था, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी पीटर को रिवील कर देता है और कहता है कि पीटर मेरे ऊपर वार ना करो, मैं हैरी का फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ और तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं अपना काबू खो दिया था, प्लीज मुझ पर वार ना करो। लेकिन ये सब ग्रीन गॉब्लिन की एक चाल थी। वो अपने ग्लाइडर को एक्टिवेट करके पीटर को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपने स्पाइडर सेंस की मदद से खुद को बचा लेता है और वो ग्लाइडर जाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न के सीने के अंदर घुस जाता है और मरते मरते नॉर्मन पीटर को कहता है कि प्लीज हैरी को कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और इतना कहकर नॉर्मन की वहीं पर मौत हो जाती है। पीटर ये सब देखकर नॉर्मन को वापस ऑस्कॉप की बिल्डिंग में ले जाता है और वो उसे ग्रीन गॉब्लिन के कपड़े हटाकर एक नॉर्मल कपड़ा पहना देता है और इतना करके वो उसे वहीं पर छोड़कर जाने वाला होता है कि तभी पीछे से हैरी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे वहाँ पर लगता है कि स्पाइडरमैन ने उसके फादर को मार दिया है, लेकिन स्पाइडरमैन हैरी को देखकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब अगले दिन हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न के फ्यूनरल सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी पीटर को कहता है अब मेरा कोई अपना नहीं रहा, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे सबसे करीब हो। पीटर उसकी फीलिंग्स को देखकर उसे अपना राज बताना चाहता था और वो उसे यह भी कहना चाहता है कि उसने उसके फादर को नहीं मारा, लेकिन सिचुएशन को देखकर पीटर अपनी आइडेंटिटी हैरी को रिवील नहीं करता और वो हैरी को दिलासा देने की कोशिश करता है। इसके बाद एमजे और पीटर आपस में बात करते हैं, जिसमें बातों बातों में ही एमजे अपनी फीलिंग पीटर को शेयर करती है कि वो पीटर से प्यार करती है, जिसे सुनकर पीटर भी अपनी फीलिंग को शेयर करने वाला होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि स्पाइडरमैन बनकर वो एमजे की लाइफ को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए वो एमजे को अपनी आइडेंटिटी ना बताकर वहाँ से चला जाता है और आखिर में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वापस स्पाइडरमैन बनकर सबकी मदद करता है।